नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी इस साल 2024 में आने की संभावना है, जिसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, और जिन मेरी महिला साथियों ने अभी तक की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस बैच में पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट, पोषण, बाल विकास और कंप्यूटर, जीके, मैथ्स सब चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम बाल विकास के संपूर्ण सिद्धांत विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। बाल विकास के जितने भी 10 से 12 सिद्धांत हैं, वो सभी सिद्धांतों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये वीडियो जो है वो सीटेट के कैंडिडेट के लिए, जितने भी टेट की एग्ज़ाम होती है, टीजीटी, पीजीटी, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम जो भी होती है, बीएड, डीएड या फिर जहाँ कहीं भी सीडीपी पूछा जाता है, ठीक है, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जितने जहाँ भी सीडीपी पूछा जाता है उसमें ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। दिशा का सिद्धांत हो गया, वृद्धि का समान न होना, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मतलब बहुत 10 से 12 जो भी 15 जो भी सिद्धांत होते हैं, वो पूरे सिद्धांत मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक के देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। विकास की प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो विकास की प्रिंसिपल को हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस, दस सम प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलो टू अंडरस्टैंड। देखो, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, वाइड है, कॉम्प्लेक्स है एंड कंटिन्यूस है। तो इसको समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है, सिद्धांतों की ज़रूरत होती है। विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक, जटिल और निरंतर है, इसीलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यक है। हम किस टाइप से इसे वन बाय वन पढ़ेंगे, इस चीज़ को हम एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं और उसे ही विकास के सिद्धांत कहते हैं। विकास कैसे हुआ, किस टाइप से होता है विकास, सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, अंदर से बाहर होता है, बाहर से अंदर होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, एक समान होता है, असमान होता है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, विकास के सिद्धांतों में देखते हैं। इसीलिए इसे हम बहुत ही ज़्यादा वाइड, इसे विकास के सिद्धांत को क्या कहा गया है, वाइड प्रोसेस कहा गया है। तो आगे देखते हैं हम, ये आपको दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, विकास के सिद्धांत। देखो, जब बच्चा 2 माह का होता है तब वो ऐसा दिखता है, 4 माह में ऐसा होता है। इनमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है, विकास कभी रुकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। कैसा रहता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ग्रोथ जो है वो भले ही रुक जाए, लेकिन डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। दूसरे सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। कैसा है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस कैसी प्रोसेस चल रही है, किस क्रम में हो रहा है, इस चीज़ को हम देखेंगे। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास किस दिशा में होता है ना, ये वो वाली दिशा नहीं है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, विकास की दिशा होती है, ये चीज़ हम देखेंगे। एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये टोटल 10 सिद्धांत होते हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ, सीटेट में इसमें इतना डीप नहीं पूछता है, बस कुछ आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा सिद्धांत है विशिष्ट सामान्य की ओर होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इस टाइप से। और उसी टाइप से आपको महिला पर्यवेक्षक में भी क्वेश्चंस किए जाएंगे। कुछ इसमें ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। ये वीडियो जो अगर आप चाहे तो सीटेट के लिए भी यूज़फुल हो सकता है और महिला पर्यवेक्षक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। महिला पर्यवेक्षक के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए मैं अलग से इसका वीडियो लेके आऊँगी। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, ये हमारा फर्स्ट सिद्धांत है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं।
तो इसमें मैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस की बात करूँ, विकास की दिशा के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ, तो पहला होता है शेफेलोकॉडल सीक्वेंस, सेकेंड ऑक्सिमम मेडिस्टिल सीक्वेंस। ओके, थोड़े इनके नाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप इसके फ्रंट नेम से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। इसे कहते हैं सिरोध पदोमुखी एंड समीपस्थ दूरस्थ विकास। ये तो हिंदी में नाम इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसे याद करना सिर से पैर, है ना। सिरोध पदोमुखी, तो ये सिर से पैर होता है, ये समीपस्थ तो पास से दूर होता है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है सिर से पैर और पैर से सिर। ओके, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया क्या होता है सिरोध पदोमुखी सेफिडोकॉडल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, ये आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, बच्चे का ऊपर क्या होता है, सिर होता है, हेड होता है कि नहीं होता है, आपका भी होगा कि नहीं है, मेरा तो है नीचे क्या होते हैं, पैर होते हैं। ओके, तो नीचे पैर होते हैं, ऊपर सिर होता है। तो अगर इस सिद्धांत की हम बात करें तो इसमें क्या बोला, डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो। ओके, विकास सिर से पैर की ओर तरफ होता है। इसमें क्या होता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ओके, तो ये जैसे कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, इंग्लिश में तो समझ में आए ना आए, पर हिंदी में आपको बिल्कुल समझ में आ जा रहा है कि ये विकास जो हो रहा होगा सिर से पैर की तरफ होता होगा। इसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि सिरोपदोमुखी विकास किस तरह से होता है, सिर से पैर की ओर होगा या पैर से सिर की ओर होगा या दोनों तरफ होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इस टाइप से आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो आप कीवर्ड से ही आप इसे याद कर सकते हैं, आप अभी से इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, तो पहले विकास की मैंने आपसे बात की कि क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। अब आगे और डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे विकास की दिशा का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बता दूँ इसमें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके जो जनक है, इसके जनक कौन है, इसको फाउंडर कौन है, इसको किसने बताया था, कुप्पुस्वामी। जैसे कि नाम ही इतना इन्होंने अजीब रखा है, वैसे ये भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है ना। तो इसके कौन थे, ये कुप्पुस्वामी इसके फाउंडर है जिन्होंने इसे बताया। तो अब इन्होंने क्या बताया, चलिए देखते हैं अब इन्होंने क्या बताया। पहली चीज़ इन्होंने बताया कि विकास कैसे होता है, विकास जो है वो कैसे होगा, मस्तिष्क से पैरों की ओर होता है, सिर से कैसा होता है, पैर की ओर होता है, ऊपर से नीचे होता है, ब्रेन टू हेड होता है, ब्रेन टू टेल होता है। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इसमें कैसे विकास होता है। ओके, अब सिर से पैर की तरफ तो हो गया, तो अब इसको हम समझेंगे ना कि कैसे इसमें विकास होता है सिर से पैर की, और ये चीज़ भी तो समझ में आना चाहिए हमको। तो अब मैं बताती हूँ कैसे होता है। जब बच्चा 1 माह का होता है तो वो सिर उठाना सीखता है, वो अपनी हेड उठाना सीखता है। देखे होगे आपने छोटे बच्चों को, आई होप कि आप लोगों के बच्चे होंगे, और जिनके नहीं होंगे तो हो जाएगी तो जिनके नहीं भी उन्होंने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं तो बच्चे रहते ही है, देखा ही होगा। तो पहले महीने में क्या होता है, वो सिर हल्की सी सिर उठाना स्टार्ट करता है। 3 महीने की बात करूँ तो गतिशील वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन ऑब्जेक्ट। देखो जो वस्तु मूवमेंट कर रही, आप अगर उसके आजू बाजू घूम रहे हो, पंखा घूम रहा है, झूलना पालना घूम रहा है, या कुछ उनको टॉयज़ दे दिए घूमने वाले, तो ये सारी चीज़ें जब घूमती रहती तो वो उनको बहुत ही ध्यान से देखता है कि ये क्या हो रहा है बे, है ना, क्या हो रहा है, ये हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा गोल गोल क्यों घूम रहा है, सारी चीज़ें। तो ये 3 महीने में ये चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है। 4 माह का जब बच्चा होता है तो वो सहारे से बैठना सीखता है ना। उसके आजू बाजू आप पिलोस लगा दो, कुशन लगा दो, या फिर उसको दीवार के सहारे से बिठा दो, तो वो क्या करता है, पर लुढ़क भी जाता है, बेचारा बच्चा लुढ़क भी जाता है, पर बैठना सीखता है ना। सिटिंग ऑन द हेल्प। ओके, सिटिंग इन द हेल्प की सहायता से सिटिंग करना स्टार्ट करता है। अब बात करते हैं 6 से 7 माह में बच्चा क्या करता है। 6 से 7 माह का जब बच्चा होता है तो बिना सहारे के बैठना सीख जाता है, विदाउट हेल्प सिटिंग, मतलब कि बिना हेल्प के बैठना सीख जाता है जब वो 6 से 7 माह का होता है। फिर बात करते हैं 8 से 9 महीने में बच्चा क्या करता है, सहारे के साथ खड़ा होना सीखता है। वो क्या करता है, सहारे के साथ में खड़ा होना सीखता है, मतलब चीज़ों को पकड़ पकड़ के वो चलना सीखता है। मैंने एक बच्चे की ग्रोथ देखा है जो कि बहुत अच्छा था, मैं कभी उसकी आपके साथ में फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी। ओके, फिर मैं बात करूँ कि फिर 10 से 11 महीने में बच्चा क्या करता है, बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है, और 1 साल का होने के बाद में बच्चा जो है चलना भी सीख जाता है। चलो थोड़ा तो ये थे विकास के सिद्धांत।
जो कि सिर से मस्तिष्क से पैरों की तरफ होता है। मैंने आपको बता दी कि किस किस टाइप से बच्चा जो है वो बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो आगे बात करते हैं 1 साल में बच्चा क्या करता है। 1 साल में जो बच्चा है वो चलना सीखता है। बच्चा क्या करता है, चलना सीख जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि वो 1 साल में क्या हो जाता है, चलना सीख जाता है। फिर 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो दौड़ना सीख जाता है, तिरछी लकीरें बनाना सीख जाता है। अभी भी मेरे यहाँ पे एक बच्ची है, किराए से रहते हैं फैमिली वाले, उनकी एक बच्ची, तो वो बच्ची मैं ट्यूशन लेती तो वो भी आती है अपने भाइयों के साथ में। तो वो क्या करती है, वो भी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी लकीरें बनाती है और मैडम मैडम करके मुझे दिखाती रहती है। मैं बोलती अच्छा कर रही हूँ बेटा। ऐसे में ही क्या होता है, बच्चे जो है वो सीखना स्टार्ट करते हैं। अब 3 से 4 महीने में वो बच्चा जो है वो कूदना दौड़ना सभी कार्य सीख जाए। 3 से 4 साल में क्या हो जाता है, बच्चा जो है वो सभी कार्य सीख जाता है। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि बच्चे का ग्रोथ कैसे होता है। बच्चे का ग्रोथ सिर से लेके पैर तक के होता है। वो 1 महीने में क्या सीखता है, 3 महीने में क्या सीखता है, 4 महीने में क्या सीखता है और 1 साल का होने पर वो क्या चीज़ें सीखता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। यही सारी चीज़ें वो एग्ज़ाम में पूछे जाएगा कि बच्चा 1 माह में क्या करना सीखता है, तो 3 माह में क्या करना सीखता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को लर्न करना है और इसकी शॉर्ट नोट्स बनाना है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड सीक्वेंस की। अगर मैं बात करूँ तो इसे हम एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई। बच्चे के जन्म के समय बच्चे का शरीर का जो विकास है वो कितना हो जाता है, 1/4 विकास। 1/4 मतलब कि 25% विकास हुआ होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड सीक्वेंस की, प्रॉक्सिमो मेडिस्टल मतलब कि समीपस्थ दूरस्थ विकास। ओके, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन टू द बॉडी टू आउटर पार्ट्स। ओके, इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, सेंट्रल पोर्शन से बॉडी के आउटर पार्ट में इसमें डेवलपमेंट होता है। विकास जो है वो विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग तक होता है। विकास कैसा होता है, शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग तक के होता है। ओके, सेंट्रल से क्या होगा, वो बाहर की ओर होगा, इस टाइप से होगा, सेंट्रल से बाहर की ओर होता है। आगे देखते हैं हमें कैसे होता है विकास। देखो, ये एक मनुष्य है, मनुष्य का कंकाल है। केंद्र मतलब कि उसका हेड। ओके, ये उसकी बाहरी अंग है, हाथ है, ये उसके पैर है, ये उसका सीना है, फेफड़े, जिसमें क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। ओके, तो इसमें डेवलपमेंट कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो केंद्र से विकास कैसा होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर इसमें विकास होता है। विकास कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है, मतलब कि अपसारी होता है, मतलब वो फैलता है। डाइवर्जेंट आपने सुना होगा कि डाइवर्जेंट में क्या होता है, कोई भी चीज़ें क्या होती है, फैलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कैसा होता है, अपसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये रीढ़ की हड्डी, पहले क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, है ना। पहले कैसा विकास होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर भुजाओं का विकास होगा, फिर कोहनी का होगा, फिर कलाई का होगा, फिर हथेली का होगा। इस टाइप से ऑर्गन्स का विकास होता है। सबसे पहले जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुदंड होती है, मेरुदंड से क्या होता है, ब्रेन का विकास होता है, मेरुदंड से ब्रेन की तरफ विकास होता है। अगर आपका शरीर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका ब्रेन भी स्ट्रांग नहीं होगा। फिर आर्म्स, आपकी भुजाओं में क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद में ही आपके फिंगर्स में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। विकास जो है वो कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है, लार्ज से स्मॉल की तरफ होता है। बात करते हैं सेकंड सिद्धांत की, वृद्धि व विकास की गति का एक समान ना होना। वृद्धि और विकास की जो गति है वो समान होती है कि नहीं, बिल्कुल समान नहीं होती है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट, दुनिया का हर व्यक्ति अलग होता है और इसमें उसका विकास जो है वो भी अलग अलग होता है। तो वृद्धि एवं विकास की गति कैसी होती है, गर्भावस्था से सबसे पहले शिशु गर्भावस्था में होता है, वो अंडाणु और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो वो सेल्स से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और उसके बाद में एक बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर विकास की मैं बात करूँ तो वह शैशवावस्था में सबसे सर्वाधिक विकास होता है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कब होती है, शैशवावस्था में होता है। बाल्यावस्था में विकास थोड़ा मंद हो जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में विकास की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। किशोरावस्था में विकास की गति जो है वो द्रुत गति से विकास होने लग जाता है, अचानक फिर से उसमें वृद्धि हो जाती है। किशोरावस्था को ही
स्वर्णिम काल भी कहा जाता है और परिवर्तन का काल भी इसे ही कहा जाता है। ये जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में भी बताऊंगी कि शैशवावस्था में किस किस चीज़ों का विकास होता है, बाल्यावस्था में किस चीज़ों का विकास होता है, किशोरावस्था में किस चीज़ों का विकास होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शैशवावस्था जो इसमें सर्वाधिक विकास होता है, बच्चों की सर्वाधिक ग्रोथ जो होती है वो शैशवावस्था में ही होती है। बाल्यावस्था में बहुत कम विकास होता है, बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता कि विकास हो रहा है कि नहीं, पर विकास होता रहता है। किशोरावस्था में बात करें तो इसमें बहुत तेज़ी से उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है। आगे बात करते हैं वृद्धि व विकास का एक समान ना होना। तो अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धि का जो है विकास जो है, डेवलपमेंट जो एक समान गति में नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक एज में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा विकास जो है, डेवलपमेंट अलग अलग टाइप से होता है। तो इसी में मैं आगे बात करूं तो वृद्धि जीवन के प्रारंभ में तीव्रगामी होती है, फिर किशोरावस्था के बाद वह स्थिर हो जाती है। वृद्धि जो है वो जीवन की प्रारंभिक अवस्था, मतलब हम चाइल्डहुड एज में जब रहते हैं, शैशवावस्था में जब रहते हैं, तो वृद्धि जो कैसी होती है, तीव्रगामी रूप से चलती होती है, तीव्र रूप से होती है, तीव्रतम होती है। और जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो एक समान नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। अब अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। विकास सतत होता है जो कि कभी बढ़ता है और कभी घटता है। ये चीज़ हमने आपको पहले बता दिया। विकास कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है जो कि कभी कम होती है तो कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। ओके, बट वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि में ऐसा नहीं होता। वृद्धि इसके जस्ट अपोजिट होती है। वृद्धि एकदम तीव्रतम रूप से पहले बढ़ती है, उसके बाद में वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। ओके, तो अंतर संबंध क्या होता है? अंतर संबंध की बात करूँ तो डेवलपमेंट इज़ अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज इंटर डिपेंडेंट ड्यू टू इंटर रिलेशन। ओके, जो डेवलपमेंट होता है वो कई प्रकार से एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेक्ट होता है, संबंधित होता है। अभी कैसे एक दूसरे से संबंधित होता है? अगर संबंध की मैं बात करूँ, संबंध की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं, ये सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इसे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको किस चीज़ का सिद्धांत कहते हैं, इसे परस्पर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। ओके, ये आपको एक शिशु दिखाई दे रहा है, एक बॉडी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको समझना है कि इस इंसान में, मनुष्य में किस किस प्रकार का संबंध होता है और कैसे इसमें विकास होता है। देखो, बच्चों में सबसे पहले क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास मतलब कि अगर बच्चा 3.6 kg का या फिर 6.5 kg का जन्म ले रहा है तो बच्चा का विकास कैसा होगा, अच्छा होगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो वो बच्चा हेल्दी होगा, अच्छा, उसका वेट अगर अच्छा तो वो हेल्दी होगा। अगर कोई बच्चा 1.5 किलो का जन्म ले रहा है तो उसका विकास कैसे होगा, उसका विकास स्लो होगा, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट लो होगी, उसका विकास अच्छा नहीं होगा, वो अनहेल्दी बच्चा कहलाएगा। और फिजिकल अगर डेवलपमेंट अच्छा है, फिजिकल विकास अगर किसी बच्चे का अच्छा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अगर वो शरीर से ही अच्छा नहीं है तो क्या उसका मन अच्छा रह पाएगा, क्या उसका मेंटल एबिलिटी अच्छी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसका रिलेशन किससे होता है, मेंटल डेवलपमेंट से होता है। ओके, अगर बच्चा हेल्दी है तो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, अगर बच्चा हेल्दी नहीं है तो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। वो हम हर समय क्या करता रहेगा, अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि अगर जो बच्चे कम वेट के पैदा होते हैं उनका शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो अपने कार्यों को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब मेंटल एबिलिटी की बात करूँ, मेंटल डेवलपमेंट की बात करूँ, मेंटल डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो वो उस इमोशंस को समझ पाएगा, अपने परिवार में, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके इमोशंस को समझ पाएगा, है ना, समझ पाएगा वो क्या सोच रहे हैं, उनके दुख दर्द, अच्छा बुरा, क्रोध, घमंड, जो भी उनके इमोशंस, इन सारे इमोशंस, व्यक्ति में बहुत प्रकार के इमोशंस होते हैं। जो जितने भी प्रकार के इमोशंस होते हैं उनको कौन समझ पाता है, जो हेल्दी इंसान है। अगर जो हेल्दी इंसान नहीं है वो ये सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, वो उनको जो है इमोशन समझ ही नहीं आ पाते। तो शारीरिक विकास का संबंध किससे हुआ, मानसिक विकास से हुआ। मानसिक विकास का संबंध किससे होगा, संवेगात्मक विकास से होगा। अब संवेग अगर अच्छे हैं, वो किसी लोगों की भावनाओं को समझ पा रहा है,
है उनके इमोशंस को समझ पा रहा है तो उसके सोशल बिहेवियर को भी समझ पाएगा, समाज को अच्छे से समझ पाएगा। ओके, उसे समाज कैसा प्राणी बोलेगा, अच्छा प्राणी बोलेगा। अगर जिसका विकास ही फिजिकल डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं हुआ है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होगा, उसके इमोशंस भी ठीक नहीं होंगे, उसके बाद में उसका सामाजिक डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। और समाज उसे क्या बोलेंगे, समाज उससे बोलेगा कि यह व्यक्ति या फिर यह शिशु तो कैसा है, विकलांग है, अपाहिज है या फिर पूर्ण रूप से विकसित बालक नहीं है। तो इसीलिए बच्चे का शारीरिक विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण वो उसका मानसिक विकास अच्छा होता है, उसके बाद उसका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है और उसके बाद में उसका सामाजिक विकास अच्छा होता है। तो डैनियल गोलमैन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी कहा था कि व्यक्ति का विकास जो होता है, इमोशनल विकास जो है वो 80% होता है, 80% इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में जो 20% की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों डेवलपमेंट होते हैं। मतलब 80% जो है वो संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में 20% जो है वो कौन सा डेवलपमेंट होता है, बाकी सारे डेवलपमेंट से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं विकास की बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, तो वो कौन सा डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को या फिर स्त्री को अच्छे से भोजन करना चाहिए, पूर्णतः न्यूट्रिएंट वाला फूड खाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका बेबी जो है वो स्वस्थ रहेगा और वो हेल्दी बच्चे की कैटेगरी में आएगा। अब इन डेवलपमेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि परस्पर संबंध का विकास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। सारे जो विकास होते हैं, सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, हेल्दी बच्चों का विकास अच्छा होता है, अनहेल्दी बच्चों का विकास कम होता है। यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें भी देख ही लिया। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस किस टाइप के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, है ना। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, फिजिकल बॉडी का ही, मतलब वो घर में रह के भी अपना फिजिकल का डेवलपमेंट कर सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संवेगात्मक विकास, संवेगों का वो घर में रह के तो समझेगा ही, लेकिन जैसे जैसे बाहर के व्यक्तियों से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, घर के लोग तो अच्छा ही बिहेवियर करेंगे, किसी भी बच्चे के साथ में घर के व्यक्ति कैसे बिहेव करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे। लेकिन बात आती है जब आप बाहर के लोगों से मिलते हैं तो आपको समझ में आता है कि अगला व्यक्ति आपके साथ में कैसा बिहेव कर रहा है। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट आप किसी के दुख को समझ पा रहे हैं, वो इंसान दुखी है या खुश है, उनके इमोशंस को समझ पा रहे हैं, यही होता है इमोशनल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की बात करूँ मैं तो किसी से हम कुछ अच्छी चीज़ें, मोरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो किसी विख्यात या फिर विद्वान व्यक्ति से आप कुछ चीज़ें मोरलिटी में सीख पा रहे हो, उनकी अच्छी चीज़ें सीख पा रहे हो, उनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, मोरल डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब बच्चा जैसे बिहेवियर में रहेगा, जैसे एटमॉस्फेयर में रहेगा, बच्चा वैसी ही लैंग्वेज सीखता है। बच्चा घर में माँ बोलना सीखता है ना, जो उसे सिखाया जाता है वही चीज़ें सीखता है। घर का जैसा इन्वायरमेंट है, जैसे आप घर में आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही लैंग्वेज को वो सीख पाता है। अच्छी लैंग्वेज यूज़ करेंगे अच्छी चीज़ें सीखेगा, गलत बातें यूज़ करेंगे गलत चीज़ें सीखेगा। सोशल एक्टिविटीज़ वो कहाँ से सीखता है, वो घर से बाहर जब जाता है, बच्चों के साथ में खेलता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, हर समय जो है वो सोशली अगर रहेगा तो वो चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये सारे जो आपने डेवलपमेंट देखा, ये सारे डेवलपमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल को बात अगर मैं करूँ तो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। हेल्दी बच्चा जब जन्म होता है तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, परिणाम स्वरूप उसका मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। देखो, जब एक हेल्दी बच्चा जन्म लेगा तो उसके सभी डेवलपमेंट अच्छे होंगे, सभी चीज़ें उसकी अच्छी होगी, है ना। बट अगर कोई बच्चा है जो अनहेल्दी जन्म ले रहा है तो उसके सभी विकास भी कैसे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। इसीलिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो हेल्दी बच्चे को जन्म दे, है ना। जब कोई माता गर्भवती होती है, कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे किस चीज़ों का ज़्यादा प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। गर्भवती माँ को न्यूट्रिएंट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। उसे ऐसा भोजन खाना चाहिए, पर्याप्त भोजन खाना चाहिए जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, जल हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो। ये सारी चीज़ें जो भी महिलाओं के फूड में होती है तो उनका बच्चा कैसा होता है, हेल्दी होता है। नहीं तो बच्चा क्या हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। ओके,
तो इसीलिए आप प्लीज़ कोई भी गर्भवती महिला हो तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें कैसा भोजन करना है। कभी कभी क्या होता है, माताएं बहनें जो होती है, अपनी जो सिस्टर्स होती है, वो हमें बाहर का फूड खाना है, स्ट्रीट फूड खाना है, हमें ये खाना है, वो खाना है, ये सारी चीज़ें आप कुछ दिनों तक आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका जो बेबी है वो हेल्दी हो। और यही हम लोगों को सिखाना है। जब हम महिला पर्यवेक्षक बन जाएंगे तो हमें महिलाओं को यही चीज़ सिखाना है कि कैसे आपको भोजन करना है, किस टाइप से आपको अच्छा न्यूट्रिएंट लेना है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, एक वक्त की उन्हें रोटी नहीं मिल पाती है। देखो, आपने देखा होगा कई पिछड़े इलाके ऐसे जहाँ पे गरीब बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, और वो ऐसा नहीं कि अब आप गरीब हैं तो आप उससे उभरने की कोशिश करेंगे, आप एक के बाद एक बच्चों को जन्म देते जा रहे हैं, जिससे और क्या होते जा रहे हैं, वो और गरीब होते जा रहे हैं। उनका धंधा बन गया है कि वो कटोरा लेके खाने की चीज़ें मांगते रहते हैं। लेकिन ये किस चीज़ के कारण हो रहा है? शिक्षा की कमी के कारण भी हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है, बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, वो अनहेल्दी हो जा रहे हैं, उन्हें अच्छे से कुछ भी नहीं मिल पाता, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इस प्रकार से उनके कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट ही प्रॉपर अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना, परस्पर संबंध में पूरे जो रिलेशंस है, डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं हम निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अब निरंतर विकास कैसे होते रहता है ना, ये चीज़ हम देखेंगे। तो विकास अचानक ना होकर पूरी उम्र चलता है, जो कभी कम या फिर कभी ज़्यादा हो सकता है। देखो, विकास जो है वो अचानक नहीं होता है। अगर आपने सोचा कि आज बच्चा ने जन्म लिया और कल उसको सब चीज़ें आ जाए, कल वो ये भी समझ जाए कि मम्मी रो रही तो क्यों रो रही, पापा डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं, बच्चा खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है, कोई हंस रहा है तो क्या हो रहा है, ये सारे इमोशन जो है वो इकट्ठे नहीं समझ पाता है ना, एकदम से वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाता। उसमें निरंतर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होते रहता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। एक बीज है, एक सीड है, आपने कुछ चीज़ का बीज लिया, उसमें क्या आता है, कुछ टाइम बाद अंकुर आता है। एकदम से अंकुर आ जाता है कि आज आपने बीज डाला कल उसमें अंकुर आ जाएगा, नहीं, उसमें कुछ टाइम लगता है, उसमें आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, उसको आपको कुछ चीज़ें देना पड़ता है, आप उसको खाद दोगे, बीज दोगे, पानी दोगे, तभी तो उसमें अंकुर आएगा, तब नहीं तो अंकुर भी नहीं आएगा, वो बीज का बीज ही रह जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से उसमें अंकुर आया, अंकुर आने के बाद में उसमें पौधा आया, पौधा के बाद में उसमें एक वृक्ष बन जाता है, कुछ टाइम बाद उसमें वृक्ष बन जाता है, वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से एक बच्चा होता है। बच्चा किससे बच्चा होता है, बॉडी का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अंडाणु प्लस शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट से एक भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ओके, तो हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, हर चीज़ एक निरंतर प्रक्रिया के द्वारा चलते रहता है। इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ें एक प्रोसेस के तहत ही चलती है। ओके, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो डायरेक्ट हो जा रही है, सब चीज़ों को होने में कुछ ना कुछ साल लगे होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होगी, तभी सब चीज़ें होती रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चों को भी हमें क्या करना होता है, सीखना पड़ता है, उसे भी समझाना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है। बिना सिखाए बिना बताए वह चीज़ें नहीं सीख पाता है। इसके बाद में अब जैसे मैं वृक्ष बना, वृक्ष के बाद में वृक्ष बनने के बाद में उसमें कुछ समय बाद नई पत्तियां आती है, उसमें हर साल फल आते हैं, हर साल उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। एक बार पेड़ वृक्ष के बन जाने के बाद में उसमें एक ही फल रहता है कि या फिर एक ही पत्तियां रहती, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर समय उसमें परिवर्तन आते रहता है, नई पत्तियां आती रहती, नई शाखाएँ आती रहती, नई जड़ें आती रहती, नई फल आते रहते हैं। इस प्रकार से उसमें लगातार क्या होता है, डेवलपमेंट होते रहते हैं, विकास होता है। जब वृक्ष में विकास होता है तो इंसान में भी विकास होगा। इंसान में विकास कैसे होता है, तो इंसान की अगर मैं विकास की बात करूं तो अगर वो सोशली लोगों से मिलता है तो सामाजिक गुणों को सीखता है, मेंटली उनके मानसिक बिहेवियर को सीखता है। शारीरिक विकास की अगर मैं बात करूं तो वो घर में रह के भी हो सकता है, लेकिन बाकी ये तीनों जो विकास है घर में रह के उतने प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकते हैं। इनके लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपको लोगों से इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को बच्चों से मिलजुल के रहने की सलाह देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कई मम्मी पापा ऐसे करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा इसके साथ नहीं खेलेगा, वो ऐसा है वो वैसा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करो। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखते हैं। बचपन की जो भी दोस्ती होती है या फिर जो भी चीज़ें वो सीखता है वही वो ज़िंदगी भर अप्लाई करता है। ओके, आप बड़ा होकर आप समझा नहीं सकते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अपने बचपन के ही इमोशन से सारी चीज़ें सीखता है, सही और गलत का उसे पता चलता है।
अब मैं बात करूँ, विद्यार्थी पहले सामान्य कार्य करता है और फिर धीरे धीरे विशिष्ट कार्य करता है। कोई भी बच्चा है, विद्यार्थी है, जो भी है ना, वो सबसे पहले क्या करता है, सामान्य कार्य करता है, उसके बाद ही विशिष्ट कार्य करेगा। सामान्य कार्य की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य कार्य कैसे होते हैं, तो बच्चा जो है पहले सामान्य कार्य करता है, उसके बाद में विशिष्ट कार्य करता है। सामान्य कार्य की बात अगर मैं करूँ तो जैसे वो घर के कुछ कार्य कर पा रहा है, वो अपने छोटी सी साइकिल चला पा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद ही बड़ी साइकिल चलाने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। बच्चा क्या करता है, पहले छोटी चीज़ें सीखता है, उसके बाद ही बड़ी चीज़ें। सिद्धांत के बारे में, तो अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ओके, इसमें इंग्लिश मीनिंग की बात मैं अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका। By proceeding from general response to specific response, again these specific response are integrated from the whole. It means there is a movement from whole to part and again from part to whole. Okay, इसमें यही कहना चाह रहा है कि बच्चा जो है वो क्या करता है, पहले संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, उसके बाद में छोटे छोटे भागों का प्रयोग करता है ना। पहले वो क्या करेगा, संपूर्ण अंग का प्रयोग करेगा, उसके बाद ही वो छोटे छोटे भागों का यूज़ करता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी यही बताया गया है कि एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। बच्चा पहले संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, उसके बाद ही वो छोटे छोटे भागों का प्रयोग करता है। मतलब वो बड़ी मसल्स का यूज़ पहले करेगा, उसके बाद ही वो छोटी मसल्स, फाइन मसल्स का यूज़ करेगा। आपको बताया भी गया है कि ग्रोथ जो है वो ग्रॉस टू फाइन होती है। पहले वो बड़ी मसल का यूज़ करता है, उसके बाद में वो छोटी मसल्स का यूज़ करता है। Child firstly use a whole body part, after then use small part of body. ओके, पहले क्या करता है, वो हाथ पैर हिलाना सीखता है ना, उसके बाद में ही वो उंगलियां हिलाना सीखेगा, वो पकड़ना सीखता है। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, एकीकरण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एकीकरण में ही एक और सिद्धांत तो होता है, या फिर इसी में होता है, या फिर अलग भी इसे हम पढ़ सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। विकास कैसा होता है, द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एग्रीमेंट। रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था का सिद्धांत, रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था का सिद्धांत। Actually, he makes advancement during a particular period but take rest in the next following period to consolidate in development. ओके, तो क्या बोला गया है कि जो डेवलपमेंट है वो पहले पर्टिकुलर पीरियड्स में होता है, फिर वो रेस्ट की पोजीशन में आता है, फिर वो उसी पीरियड को क्या करता है, फॉलो करता है। देखो, तो डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्स्ट ही मेक एडवांटेज इन दिस वे। पहले जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में आता है, ऐसे घूमता है घूमता है घूमता है, बट वो मूव बैक टू कंसोलिडेशन, फिर वो फिर से उसी बैकवर्ड पोजीशन में मूव करता है। इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम हिज पॉइंट। ओके, तो फिर वो एक चीज़ में आके उस एक पॉइंट में वो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उस चीज़ का एक पॉइंट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बात अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग बताऊँ तो इसका मीनिंग होता है, विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है। मतलब इतना जो हमने पढ़ा इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है। तो क्या है मीनिंग, विकास जो है लंबवत ना होकर चक्राकार होता है। और वृद्धि की अगर मैं बात करूँ तो वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि जो है वो एक लंबवत होती है, एक कांस्टेंट मोशन में होती है। कैसे होता है चक्राकार, देखो मैंने आपको बताया कि विकास कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है तो कभी अप्स आते, कभी डाउन आते, कभी वो स्ट्रेट चलता है। जैसे अगर इस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है, किस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि डेवलपमेंट कैसे होता है, इस टाइप से सर्कुलर पाथ में होता है डेवलपमेंट, है ना, होता है कि नहीं। तो जब ये नीचे पॉइंट जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट की ग्रोथ कम हो रही है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो डेवलपमेंट बढ़ रहा है, और यहाँ पे जब आ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, स्टेशनरी पोजीशन में हो रहा है, स्टेट पोजीशन में हो रहा है। तो इस प्रकार से विकास 3 प्रकार से होता है इसका डेवलपमेंट सर्कुलर मोशन में, 3 टाइप से होता है। विकास कभी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ये असेंडिंग फॉर्म में आता है। कभी विकास स्थिर हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है, स्टेशनरी मोशन में हो जाता है। फिर विकास कैसा हो जाता है, घटता है, मतलब कभी डिसेंडिंग फॉर्म में या फिर डिक्रीज हो जाता है। इस प्रकार विकास कैसा होता है, चक्रानुक्रम में होता है, चक्राकार होता है, वो कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी स्टेबल हो जाता है।
तो ये हमने देखा विकास क्या होता है, विकास चक्राकार होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिद्धांत की, वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःकरण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट में, विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। विकास कैसा होता है, विकास बराबर होता है किसके, वंशानुक्रम इंटू वातावरण के, है ना। विकास किसके इक्वल होता है बोला गया है यहाँ पे, वंशानुक्रम इंटू वातावरण के, मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। विकास वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब जैसे किसी भी शिशु की माता पिता होंगे, बच्चा जो होगा वैसे ही होगा, है ना। उसमें उनके वंशानुक्रम के, उसके हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के माता पिता बौने हैं तो वो बच्चा बौना होगा, किसी के मोटे होते हैं, किसी के गोरे होते हैं, किसी के काले होते हैं, किसी के मंजरे होते हैं। मतलब जैसा आपके माता पिता का शरीर है, जैसा वो दिखाई देते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी होते हैं। मतलब काले का, इसलिए बोलते हैं काले का बच्चा काला, गोरा का बच्चा गोरा, बौने का बच्चा बौना, लंबे का बच्चा लंबा। तो उनका जो होता है वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ता है। और कुछ चीज़ें वातावरण की भी होती है, जैसे आप माहौल में रह रहे हैं उस प्रकार से बच्चा भी होता है ना। ज़रूरी तो नहीं है। देखिए इंडिया में हर प्रकार के मौसम आते हैं, हर प्रकार के मौसम आते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अब पेरेंट्स यहाँ के, लेकिन वो जाके रह रहे हैं अमेरिका में, जापान में, तो वहाँ पे तीनों मौसम होते हैं कि नहीं, वहाँ पे तो हमेशा कोल्ड ही होता है। तो जैसे बिहेवियर, जैसे एटमॉस्फेयर में, जैसे वातावरण में वो लोग रहते हैं, बच्चों का कलर भी वैसा ही हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि काले के बच्चे काले ही रहेंगे, गोरे भी हो जाते हैं, वो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास है किसका गुणनफल होता है, वातावरण प्लस वंशानुक्रम का गुणनफल होता है। तो ये हमने देखा विकास का मतलब कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आँखों का रंग, त्वचा का रंग, लिंग और शारीरिक आकृति, है ना। आँखों का रंग बदला नहीं जा सकता, त्वचा का रंग बदला नहीं जा सकता। लिंग बदलने की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियली रूप से आजकल कुछ भी चीज़ें बदली जा सकती है। वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है, वातावरण पोषण का, परिवार का, विद्यालय का, समाज का, ये सारी चीज़ें वातावरण से प्रभावित होती है। उनकी समझ कैसे विकसित हो रही है, चिंतन शक्ति कैसी है, तर्क कैसे कर पा रहा है, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ों का प्रभाव किससे पड़ता है, वातावरण से पड़ता है ना। कैसे वातावरण से, अगर बच्चा कोई स्कूल जा रहा है, अच्छी स्कूल में, हर प्रकार की स्कूल होती है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हाई फाई स्कूल, मतलब हर प्रकार की अलग अलग चीज़ें होती है, तो उससे वातावरण का उसको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गरीब का बच्चा छोटी स्कूल्स में जाता है तो उसे वैसी समझ होगी। अच्छे स्टैंडर्ड फैमिली का बच्चा, अंबानी का बच्चा अंबानी की स्कूल में जा रहा है तो उनका क्या होगा, मतलब वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही था हमारा सिद्धांत कि वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्रिंसिपल है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंट प्रिंसिपल थ्योरी। ओके, तो अब कैसे होती है व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो अगर मैं इसमें बात करूं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो प्रत्येक मनुष्य से कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो अब उस डिफरेंसेस के आधार क्या होते हैं, किस बेसिस पे वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो शारीरिक आधार पर भिन्न होगा, फिर मानसिक आधार पर भिन्न होगा, फिर संवेगात्मक आधार पर भिन्न होगा, फिर सामाजिक आधार पर। मतलब कि ये 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी, मतलब कि भिन्नता दिखाई देती है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इसके बेसिस पे व्यक्ति जो है वो कैसे भिन्न होता है। तो अब मैं बात करूँ, सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा शारीरिक आधार, शरीर के आधार पर। ओके, शरीर के आधार पर सभी व्यक्ति सेम होते हैं क्या, नहीं होते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल दिखाई देता है, कुछ ना कुछ अलग दिखाई देता है ना। आप अगर आपके 2 भाई बहन हैं या फिर आप लोग 2 बहन हो या फिर भाई हो, तो क्या आप में कुछ समानताएं हैं, नहीं। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। जैसे आपके पेरेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके शरीर का स्ट्रक्चर होता है। कोई अपने मम्मी पे जाता है, कोई अपने पापा पे जाता है कि नहीं। इसी टाइप से शारीरिक विकास जो है वो व्यक्ति का अलग अलग होता है। अब मैं बात करूँ ट्विंस की, है ना। ट्विंस होते हैं ना, जो कि एक ही टाइम पे पैदा होते हैं, है ना। तो ट्विंस हैं, लेकिन तब भी उनका शरीर में स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है उनकी, ट्विंस की अगर मैं बात करूँ तो उनकी आइज़ का जो रेटिना होता है, रेटिना जो होता है वो भी अलग अलग होगा। एक जैसा होगा क्या, नहीं होगा। अगर एक जैसा होता तो वो ट्विंस ही नहीं, वो मतलब उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही नहीं रहते। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के किसी न किसी चीज़ में
क्या होती है, भिन्नताएं होती है। तो फिजिकल डिफरेंस में भी अगर मैं बात करूँ ट्विंस की, जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनकी भी वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते। उनकी आंखों का रेटिना सेम नहीं होगा, उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे। उनके फिंगरप्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेम होंगे, क्या फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं होंगे। तो जब उनकी दो चीज़ें, दो पर्सनालिटी, अगर दो चीज़ों में अगर डिफरेंसेस है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल भी वो सेम प्राणी नहीं कहलाएंगे। जब ट्विंस बच्चों में तक के समानताएं नहीं होती है, तो जब अलग अलग 1-2 साल 3 साल के अंतर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या उनमें समानताएं होंगी? नहीं होंगी। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नताओं में सबसे पहला जो फैक्टर है शारीरिक आधार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। ओके, अब बात करती हूँ मैं मानसिक आधार पर। अब मानसिक आधार पर कैसे अलग अलग होंगे? मानसिक आधार पर मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, अब देखो, जो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद हो अगले वाले को भी वही पसंद हो, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मैथ्स अच्छा लग रही है तो दूसरे को, किसी एक कोई व्यक्ति है, उसे, आप ही की क्लास का कोई व्यक्ति है, उसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगेगा? उसे लगेगा इंग्लिश अच्छा लगेगा, है ना। आपको मैथ्स अच्छी लग रही है, दोनों को ज़रूरी नहीं है कि सेम सब्जेक्ट ही पसंद है। वो इंटरेस्ट है, वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हम मानसिक एबिलिटी की बात कर सकते हैं, मानसिक भिन्नता की बात कर सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो इमोशनल में क्या होता है, इमोशंस में अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में गुस्सा आ रहा है तो नॉट कंपलसरी कि आपको भी उस चीज़ में गुस्सा है। अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति को, पर्सन को अच्छी लग रही है तो आपको भी ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ अच्छी लगे, उसी को आप पसंद कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग डिफरेंसेस होती है। अब सामाजिक आधार पर, सामाजिक आधार पे कुछ लोगों को समाज में जाना, मिलना जुलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने अपने आजू बाजू, आस पड़ोस में देखा होगा ये सारी चीज़ें। कुछ लोग जो है वो बहुत सोशल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी सोशल नहीं होते, किसी के पास टाइम भी नहीं होता, किसी के पास टाइम होता है फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता फिर भी वो अपने काम को, वर्क को मैनेज करते हैं और सोशल होने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर, संवेगात्मक आधार पर और सामाजिक आधार पर भिन्न होता है। अब आपको यहाँ पे 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? आई होप कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो ये 4 बच्चे कौन कौन हैं? तो ये 4 बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ही क्लास के बच्चे हैं, है ना। ये एक ही क्लास के बच्चे हैं जिनका नाम है चुन्नू, मुन्नू, सिम्मी, जिम्मी, मिम्मी और टिम्मी। ये 4 बच्चे हैं जो कि एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो इनका तो सब चीज़ सेम होना चाहिए था, क्योंकि एक क्लास में पढ़ रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिम्मी जो है वो जिम्मी से अलग है ना। जिम्मी जो है वो मिम्मी से अलग है, मिम्मी जो है टिम्मी से अलग है। मतलब कि चारों जो हैं एक दूसरे से नॉट इक्वल हैं। किसी के हेयर स्टाइल में चेंजेस होगा, किसी के आइस में चेंज होगा, किसी के फेस में चेंज होगा, किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, कोई मोटा होगा, कोई दुबला होगा। मतलब कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम समान प्रजाति की बात करें, ठीक है, अगर हम समान प्रजाति की बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं बंदर की, बंदर तो बिल्कुल ही सेम दिखते हैं। आप बता सकते हैं क्या कि कौन सा बंदर अलग दिख रहा है, कौन सा बंदर अलग नहीं दिख रहा है ना। सेम दिखते हैं ना। पर नो, जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं है, इसलिए आप उन्हें, मतलब कि आपको समझ में नहीं आता कि कैसे बंदर अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनमें भी डिफरेंसेस होता है। समान प्रजाति के होने के बावजूद भी उनमें डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि उनमें डिफरेंसेस नहीं होते। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इतना ही था, मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में इतना ही था। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। अब हम बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। मैं आपसे एक इसका क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आप आंसर बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जेठालाल व बबीता का जन्म एक ही टाइम, एक समय पर हुआ है, ठीक है। एक जो दो व्यक्ति है, एक है जेठालाल, एक है बबीता, किंतु विकास के क्रम बबीता ज़्यादा स्मरण कर पाती है किंतु जेठालाल नहीं कर पाता है। विकास के जो क्रम की बात है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, वो कौन अच्छे से लर्न कर पा रहा है? बबीता कर पा रही है, लेकिन जेठालाल नहीं कर पा रहा है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत अप्लाई हो रहा है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप वीडियो को पुश करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन सा सिद्धांत अप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत अप्लाई हो रहा है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है
कि जो चीज़ एक व्यक्ति अच्छे से कर पा रहा है वो दूसरा व्यक्ति भी अच्छे से कर पाए, तो इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नताएँ होंगी। अब बात करते हैं हम नेस्ट सिद्धांत की। नेस्ट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न कैसे होते हैं ये हम जानेंगे। तो ये एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको और ये एक हथनी है, मतलब फीमेल हाथी है, फीमेल हथनी। ओके, तो इसका एक पुत्र है, व्यक्ति का एक पुत्र है जिसका नाम है जेठालाल, जिसका जन्म के समय वजन कितना था, 3.5 किलो का था। ये एक हथनी है, इसका भी एक पुत्र है, इसके पुत्र का नाम है गब्बर और इसका जन्म के समय वजन कितना था, 100 kg था। और एक और कोई व्यक्ति है जिसका नाम है चंपकलाल, उसका पुत्र है नारसिंह, जिसके बच्चे का जन्म के समय वजन कितना है, 2.5 किलो का है। अब ये तीनों जो व्यक्ति, इन तीनों के जो पुत्र हैं ये कब पैदा हुए हैं, एक ही डेट पर 14 अगस्त 2023 को पैदा हुए। ठीक है, तो आपने देखा कि इनका वजन क्या क्या है। तो अब मुझे ये बताइए 14 अगस्त 2024 को क्या इनका वजन इतना ही होगा? हाँ, क्या इनका वजन इतना ही होगा? नहीं। अगर इसका वजन 3.5 किलो है तो इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, 5 किलो हो जाएगा। ये 100 किलो तो 200 किलो हो जाएगा, ये 2.5 किलो है तो ये 4 किलो हो जाएगा। ठीक है, पर समान कैटेगरी में आ गए क्या? वो नहीं आए हैं, है ना। तो जैसा जो व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे जिसके गुण होते हैं वो व्यक्ति वैसे ही डेवलप होता है। जैसे उनमें गुणसूत्र आते हैं माता पिता के, वो व्यक्ति वैसे ही गुणसूत्र के साथ में आगे बढ़ता है, वैसे ही चीज़ें जो है उसके बॉडी में, शरीर में, स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती हैं। तो यही होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, कि उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति में, किसी भी मनुष्य में, किसी भी जानवर में डेवलपमेंट जो है वो उसके पैटर्नल गुण के अकॉर्डिंग, उनके पैटर्नल गुणसूत्र के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इसमें एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख पाते होंगे। अगर व्यक्ति भी अलग अलग व्यक्तियों की अगर मैं बात करूँ तो पहले है पिता, दूसरा है राम, तीसरा है श्याम, चौथा है मोहन। ये 3 पिता हैं, इनके पुत्र है X, Y एंड Z। ओके, जिनका जन्म के समय वेट कितना था, 3.5 किलो, 2.5 किलो और 1.5 किलो, इस प्रकार से इनके बच्चों का वेट था। और 1 साल के बाद इनके बच्चों का वेट कितना हो गया है, 1 साल के बाद इनके बच्चों का वेट कितना होगा ये आपको बताना है। तो सभी बच्चों का वेट 1 साल बाद सेम होगा क्या? नहीं होगा। जैसे जिन्होंने जन्म लिया वैसे ही उनके शरीर में इम्प्रूवमेंट होगी। इकट्ठे पूरे बच्चे जो है वो इक्वल कैटेगरी में नहीं आ सकते। ये हो गया समझ लो 5 किलो का, ये हो गया समझ लो 4 किलो का और ये हो गया 3 किलो का। तो इस प्रकार से क्या होगा, उनमें डेवलपमेंट होगा। जैसा जैसा ढांचा रहता है, जैसा आपके पास में ढांचा रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, वैसे ही उसमें परिवर्तन आते हैं। वैसे ही उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन हो, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर बनता है। ये मैं आपको एक ईंट का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, जिसमें क्या बनते हैं, ईंटें बनते हैं। तो ईंटें तो आपको सेम ही दिखते हैं, है ना, लेकिन जैसा उसका साँचा रहता है वैसे ही ईंट भी बन के तैयार होता है। छोटा ढांचा है तो छोटा ईंट बनेगा, उसमें अगर कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है तो इस टाइप से डिज़ाइन बन के आएगी, इस टाइप से डिज़ाइन है तो इस टाइप से डिज़ाइन बनेगी। मतलब कि जैसा ढांचा रहेगा, जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, वैसे ही व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे एनिमल हो, उनके गुणसूत्र जो है वो उनके बच्चों में आते रहते हैं। तो ये था हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक इसमें अगर एक इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी परिभाषा होती है, व्यक्ति का विकास उसके जन्म के टाइम प्राप्त प्रतिमान पैटर्न के अनुसार होता है। व्यक्ति का विकास उसका कैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, उसके जन्म के टाइम जो भी प्रतिमान प्राप्त हुए, जो भी पैटर्न प्राप्त हुआ उसी के अकॉर्डिंग होता है। हाथी का बच्चा हाथी होगा, बंदर का बच्चा बंदर के जैसे होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसे होगा। नेक्स्ट सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रियाओं का सिद्धांत। Development proceeds from general to specific response. In the case of language development, the child before saying different word, letter, bubbles, different sound, similar it seem large object before seeing the small object. अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा क्या करता है, पहले रोना सीखता है, फिर बबलिंग करना सीखता है, फिर वो कुछ लेटर्स बोलता है, फिर वो कुछ वर्ड बोलना सीखता है। तो मतलब कि जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, छोटे छोटे एक क्रम में होती है। मतलब एक सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर वो एक विशिष्ट चीज़ें सीखता है। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा
बच्चा क्या करता है, सबसे पहले रोना सीखता है। जन्म में ही वो क्या करता है, सबसे पहले रोना सीखता है। जैसे ही पैदा होता है बच्चों को क्या करते हैं, रुलाते हैं। फिर वो बड़बड़ाना सीखता है, बबलिंग करता है। 10 माह से पहले का जो बच्चा है, जो 10 माह से पूर्व तक के, वो क्या करता है, बबलिंग करना स्टार्ट करता है। कुछ कुछ वर्ड वो ऐसे बोलता है जो कि हमें समझ में नहीं आता, पर वो बोलने की कोशिश करता है। इसी समय को हम जागरण काल भी कहते हैं। अब जब बच्चा 10 माह के बाद हो जाता है, मतलब 11th मंथ में वो जब एंटर करता है, तो वो प्रथम शब्द बोलना सीखता है। और उसका प्रथम शब्द क्या होता है, माँ, है ना। बहुत ही अच्छा स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता, पर वो बोलता है। फिर बच्चा 12 महीने का अगर हो जाता है, 12 महीने का जब बच्चा होता है, तो वो 2 से 3 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो फिर बच्चा जब 24 महीने का हो जाता है, तो वो लगभग 214 शब्द बोलने लग जाते हैं। इसमें लगभग की बात है, इसमें कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा जो है वो अपनी चीज़ों को सीखता है। पहले वो रोना सीखता है, फिर बड़बड़ाना सीखता है, फिर वो प्रथम शब्द बोलना सीखता है, फिर 2 से 3 शब्द बोलता है, फिर लगभग 214 के करीबन शब्द बोलने लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या हो रही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रही है। पहले वो सामान्य चीज़ें सीख रहा है, फिर वो उसी में विशिष्ट चीज़ें बोलना सीख जा रहा है। फिर 24 माह तक के वो बच्चा शब्द बोलना सीख रहा है। फिर वो क्या करेगा, पूरे वाक्य बोलना सीखेगा। इस प्रकार से वो चीज़ों को सीखते जाएगा। अब बात करते हैं हम स्कूल की। जब बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल जाते बराबर उसको पूरा ज्ञान हो जाता है क्या, नहीं हो जाता है। स्कूल में जाने के बाद में वो वर्णमाला सीखता है। उसके KG1 KG2 नर्सरी में उसे अनाराम सिखाते, वर्णमाला सिखाते, ABCD सिखाते। ABCD सीखेगा, उसके बाद उसे शब्द बनाना सिखाते हैं। छोटे छोटे शब्द बनाता है वो। फिर क्या बनाता है, फिर वो वाक्य बनाना सीखता है। उन शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्य बनाना सीखता है। तो इस प्रकार से स्कूल में भी कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो होता है। इसीलिए तो हम KG1 से 12th तक के पढ़ते, नहीं तो हम 12th से KG1 नहीं पढ़ते। ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चा सामान्य से विशिष्ट योग की ओर अपनी क्रियाओं को कर रहा है, अपनी क्रियाओं को फॉलो करता है। अगर आप अभी क्लास KG1 की नर्सरी में नहीं पढ़े होते, पहली दूसरी नहीं पढ़े होते, तो आप क्या 5वीं पास कर पाते, नहीं कर पाते। 5वीं पास नहीं कर पाते तो 8वीं पास नहीं कर पाते, 8वीं पास नहीं कर पाते तो 12वीं नहीं कर पाते। तो मतलब 10वीं नहीं कर पाते, 10वीं नहीं कर पाते, 12वीं नहीं कर पाते। और 12वीं तक पढ़ते ही तो आप ग्रेजुएशन कर पाते, और ग्रेजुएशन नहीं कर पाते तो क्या आप महिला परिवीक्षा का फॉर्म डाल पाते, नहीं डाल पाते। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है जो कि एक अपने पैटर्न को फॉलो करती है ना। इसीलिए जो विकास होता है वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। अब शारीरिक अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, शरीर में वो कैसे पैटर्न को फॉलो करता है, शारीरिक उसका डेवलपमेंट कैसे सामान्य की विशिष्ट की ओर होता है। पहले जो छोटा बच्चा वो कैसे चलता है, घुटने के बल चलना सीखता है। देखा होगा आप लोग ने, कोई ना कोई बच्चों को तो देखा ही होगा कि बच्चे क्या करते हैं, पहले घुटने के बल चलना सीखते हैं, रांगते हैं। फिर वो पैरों की सहायता से चलना सीख जाते हैं। फिर वो पकड़ पकड़ के चीज़ों को चलते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, वो दौड़ना सीख जाते हैं। अब पैरों की सहायता से चलना तो सीख गए, दौड़ते भी है। फिर बेचारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं ना तो हमेशा गिर जाते हैं कि नहीं, उनकी एक उम्र होती है गिरने की। फिर वो बहुत अच्छे से चलना सीख जाते हैं। अब बहुत अच्छे से चलना सीख गया, जिसको रुचि है तो वो धावक भी बन जाता है। हर कोई धावक नहीं बन पाता, ये नहीं बोल रही कि मैं हर व्यक्ति धावक बन जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ जिनको इंटरेस्ट है वो धावक भी बन जाता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति का जो विकास है वो कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और वो अपनी क्रियाओं को सामान्य से विशिष्ट की ओर करता है। तो आगे बात करते हैं हम, व्यक्ति सामान्य क्रियाएं करता हुआ विशिष्ट क्रियाएं करता है। मैंने आपको बताया व्यक्ति जो है वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, जनरल एक्टिविटीज़ करता है, उसके बाद स्पेशल एक्टिविटीज़ करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। राधा पहले सामान्य रूप से बोलना सीखती है, फिर धीरे धीरे यह प्रवक्ता के तौर पर भाषण देना सीखती है। यह कैसा विकास है। आपको यहाँ पे समझ में ही आ रहा होगा कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर की अनुक्रिया है। क्या एक जैसे पैटर्न का सिद्धांत है कि नहीं, बिल्कुल भी एक जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे व्यक्तिगत भी, इसमें कुछ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर अनुक्रिया। तो ये था हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, संचयी और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव एंड रिपीटेशन। ये आपको एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है जो किस अवस्था में, भी सहसावस्था में, फिर वो बाल्यावस्था में पहुंच जा रहा है, फिर वो किशोरावस्था में पहुंच रहा है, उसके बाद में वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जा रहा है। ठीक है। तो जब बच्चा सहसावस्था में था तो वो क्या सीखा, वो रोना सीखा। किस चीज़ के लिए रोना सीखा, वो खिलौने के लिए रोना सीखा, वो चॉकलेट के लिए रोना सीखा। बच्चे को जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो क्या करते, रोते हैं।
कभी कभी तो दिखावे के लिए भी रोते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जब हम रोएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ये सारी चीज़ें करेंगे। तो है ना। तो बच्चे शैशवावस्था में क्या चीज़ है, रोना सीखा। वो किसी भी चीज़ों के लिए क्या करता था, रोता था। अब बच्चा बाल्यावस्था में आया, बाल्यावस्था में आया तब भी बच्चा रो रहा है। अब क्यों बच्चा रो रहा है, अब तो उसे चॉकलेट भी मिल गई, खिलौने भी मिल गए, तो वो बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे को स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके लिए रो रहा है, फिर बोलता है नहीं मैं स्कूल जाऊँगा लेकिन मुझे न्यू ड्रेस चाहिए तभी मैं जाऊँगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ नया नया होता है, हर नया नया चाहिए होता है, हर साल नया नया चाहिए होता है। भले उनके पेरेंट्स किसी भी स्थिति में क्यों ना हो उनको नया नया चीज़ें ला के देते भी, क्योंकि उनका बच्चा रो रहा है ना। फिर वो बोलता है मुझे नया लंच बॉक्स भी चाहिए, और फिर वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका कहना ये है कि मुझे टीचर जो है वो खेलने नहीं देते स्कूल में, घर में आप खेलने नहीं देते हो तो मैं खेलूँ कब, मैं इसलिए मेरे को स्कूल जाना ही नहीं है, मैं जाना ही नहीं चाहता स्कूल। तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चा जो है वो तब भी रो ही रहा है, रो रहा है। अब बच्चा पहुंच गया है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में अब तो पूरी उसकी स्कूल भी ख़त्म हो गई, लंच बॉक्स भी नया मिल गया, उसे खिलौने भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन तब भी वो रोएगा। अब क्यों रोएगा, अब बड़ा तो हो गया, किशोरावस्था में पहुंच गया है, तो अब जो उसके अंदर इमोशन डेवलप होंगे, है ना, जो मनुष्य के अंदर इमोशन डेवलप होते हैं, अब उसे चाहिए गर्लफ्रेंड। अरे भैया, अगर जॉब ही नहीं रहेगी, तुम बेरोजगार रहोगे, तो कहाँ से तुम्हारे पास में गर्लफ्रेंड आएगी। तब भी वो रो रहा है कि हाँ मेरे पास में गर्लफ्रेंड नहीं है ना। तो मतलब उसका रोना अभी भी चालू है। अब वो आया प्रौढ़ावस्था में, अब तो गर्लफ्रेंड भी मिल गई, अब तो शादी भी हो गई, वाइफ भी आ गई, अब तो गर्लफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है ना। वाइफ ही आ गई तो क्या ही गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। तो अब तो उसको खुश रहना चाहिए, अब तो उसकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। लेकिन अब तुम कर रहे हो छोटी सी नौकरी, क्योंकि तुमको तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, तो कहाँ से करोगे अच्छी जॉब, हैं, पढ़े लिखे इंसान को तो मिल रही नहीं है, तो तुमको कहाँ से मिल जाएगी। अब वाइफ ने इसके सिर के ऊपर तांडव करना चालू कर दिया कि मेरे को नई नई साड़ी चाहिए, मेरे को ये वाली ज्वेलरी चाहिए, मेरे को वाली ज्वेलरी चाहिए। कर दिया कि नहीं करते हैं क्या आप लोग, करते होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा करते हैं करके। ठीक है, तो वो तब भी रो रहा है। मतलब क्या हो रहा है इसमें, इन सारी चीज़ें जो प्रोसेस हो रही है इस अवस्थाओं में, वो जो जब जा रहा है, तो इन सब में कॉमन चीज़ क्या हो रही है, कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको कॉमन दिखाई दे रहा है रोना, क्राइंग दिखाई दे रहा है। कॉमन क्राइंग की जो प्रोसेस है वो बार बार कर रहा है। तो किस चीज़ में पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी रोने में पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब वो जब बच्चा जो है एक बार जो चीज़ सीख गया, वो चीज़ वो अपने पूरे जीवन पर्यंत तक, मृत्यु तक के वो चीज़ों को फॉलो करते रहता है, वो चीज़ को अप्लाई करता है, वो चीज़ उसके दिमाग में आती ही है। जो चीज़ आपने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखा है वो आपको कहीं ना कहीं रिपीट होगी ही, और आप उसको रिपीट करेंगे ही, करेंगे कि नहीं करेंगे। आप जब महिला परिवीक्षक बन जाएंगी तब आप अपने सामने बच्चों को देखेंगी, और वो सारी चीज़ें आपके भी दिमाग में आएंगी कि हम भी यही सारी चीज़ें करते थे जब हम बच्चे थे। तो यही होता है संचय व पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। विकास क्या है, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। मैचुरेशन सेट्स लिमिट्स ऑफ टू डेवलपमेंट। मैचुरेशन क्या करता है, डेवलपमेंट की एक लिमिट को सेट करता है। इट मीन्स बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इज हेरिडिटी एंडाउनमेंट, डेवलपमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इवन व्हेन लर्निंग इन इनकरेज। ओके, जब तक कि लर्निंग इनकरेज नहीं हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, डिप्राइवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो लिमिट्स डेवलपमेंट। लर्निंग अपॉर्चुनिटी की लिमिट्स भी डेवलपमेंट ही सेट करता है। अब ये क्या है, कैसे होती है मैच्योरिटी और परिपक्वता लर्निंग का, कैसे ये एक उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, हम देखते हैं आगे। तो अब मैं आपसे बात करूं तो देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बालक में परिपक्वता मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग विकास, समझ, ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, को 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बॉडी दिखाई दे रही है। ये है 5 ईयर की, अब ये हो गई 10 ईयर की, ये हो गई 15 ईयर की। ओके, जिसका नाम है संतरी, संतरी इसका नाम है। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है, आप जिस एज में हो आप वही चीज़ें सीखते हैं, आपको वही चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती, वही चीज़ अच्छी लगती। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका इंटरेस्ट उस चीज़ की तरफ से अलग हटते जाता है। आपको जो चीज़ बचपन में पसंद थी वो चीज़ अभी पसंद हो ये ज़रूरी नहीं होता है।
है ना। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, अगर कोई बच्चा है, अगर उसकी एज 5 ईयर है, आपको अगर उसकी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप उसे मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे हैं, आप उसे क्षेत्रमति पढ़ा रहे हैं, उसके बड़े बड़े फॉर्मूलेज बता रहे, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। कैसे सीख पाएगा? जब आपने उसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं बताया, बेसिक नॉलेज ही नहीं बताया है, आपने उसे शेप साइज़ के बारे में इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया है, तो नहीं दिया है, तो कैसे सीख पाएगा? वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। जितना उसमें दिमाग है, जिसमें उसमें मैच्योरिटी, वही तो चीज़ें वो सीख पाएगा, नहीं तो कैसे सीख पाएगा? ठीक है। तो जो विकास है वो एक अकॉर्डिंग वे में होता है, एक मैच्योरिटी के हिसाब से होता है। जैसे उसका शरीर है वैसी वो इन चीज़ों को सीख पाता है, कर पाता है। 5 साल के बच्चों को हम 20 किलो वज़न उठाने बोलेंगे, वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। ठीक है। 10 साल के बच्चे को अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है वो उठा ले, और 15 साल का तो उठा ही लेगा 20 किलो वजन, है ना। तो इस प्रकार से जैसे उनका वेट होगा, हाइट होगा, माइंड डेवलप होगा, उसी प्रकार से वो चीज़ों को क्या करेगा? सीखेगा। उसमें उतनी मैच्योरिटी आएगी, उसमें उतनी परिपक्वता आएगी, और वो उस चीज़ों के सीखते जाएगा। तो यही होता है विकास, परिपक्वता तथा सीखने की उपज होती है। विकास क्या होता है? चीज़ों को सिखाता है और इसमें हमें परिपक्व बनाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने विकास के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके। और जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की दूँगी। ओके। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।